नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए आज हम 7th क्लास के हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ते हैं। तो दोस्तों आप पहले चैप्टर का नाम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं, समझते हैं। दोस्तों इस मानचित्र को देखिए आप, इसके बारे में क्या बता रहा है। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है ना। तो यहाँ पे आप मानचित्र देख रहे हैं। इसको किसने बनाया था? अल इदरीसी ने। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है, जो कि समुद्र से लेकर के भूमि तक में फैला हुआ है ना। तो आप यहाँ पे मानचित्र को देख पा रहे हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं हम। बता रहा है दोस्तों, मानचित्र एक अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनवाया था। यह जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है ना। तो ये जो मानचित्र हमने देखा उसके बारे में यहाँ पे पढ़ा हमने। अब मानचित्र 2 के बारे में बता रहा है। एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर इनमें काफी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत को ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जहाजों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज, है ना। तो यहाँ पे हमने अभी मैप देखा, इसमें इसके बारे में बात कर रहा था। और एक और मैप है नीचे में, उसके बारे में बता रहा है कि इसको फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया था। कब बनाया था? 1720 में। तो आइए उसको देख लेते हैं। दोस्तों आप दूसरे मानचित्र को यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। क्या बता रहे हैं इसके बारे में? 18वीं सदी के आरंभ में गियुलाम दलीलसे के एटलस नुवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप, है ना। तो यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप को देख सकते हैं किस तरीके से बनाया हुआ है। दोस्तों इस मैप के बारे में बता रहा है कि मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनाने के लगभग 600 वर्ष बाद बना है। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा, है ना। तो ये जो हमने मैप देखा, आज के डेट में भी हमें इसी तरीके का मैप देखने को मिलता है। तो यही बता रहा है कि यह हमें परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे ना। तो ये फ्रांसीसी द्वारा बनाया गया एक मैप है, हमने देखा यहाँ पे। तो इसका उपयोग समुद्री यात्रा के लिए किया जाता था। इसमें और आगे कह रहा है कि इतनी महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते हुए युगों के दस्तावेजों, नक्शों तथा लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है ना। अब आगे है दोस्तों नई और पुरानी शब्दावली। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या बता रहा है इसमें। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी से भाषा से भिन्न है ना। तो मध्य युग की फारसी क्या है? आधुनिक फारसी से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे उदाहरण के साथ समझा रहा है कि उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हिंदुस्तान शब्द का जो उपयोग है वो किस तरीके से अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से हुआ है। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान है, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से
वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे, जो आज हम जोड़ते हैं, है ना? इस बात को आप समझिएगा। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। अब यहाँ पे हम उदाहरण में देखें तो उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा-साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गाँव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, उसे विदेशी कहा जाता था। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गाँव में रहने वाले 2 किसान अलग-अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। नेक्स्ट है दोस्तों इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग-अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, तो दोस्तों हमने इनके बारे में क्लास 6 में पढ़ा है ना? आपको याद होना चाहिए। तो 6 क्लास में हमने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। अब बता रहा है कि इस पुस्तक में हम मोटे तौर पे 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे, है ना? तो हमें आइडिया मिला यहाँ पे कि 700 से लेके 1750 ईस्वी तक के बारे में हम इस वाले पुस्तक में पढ़ने वाले हैं। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे-धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभिलेखागार के बारे में बताया गया है। ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेखों और लेन-देन के ब्यौरा को रिकॉर्ड करके रखते हैं। और आगे बता रहा है दोस्तों, उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसीलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है, तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी-कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे-मोटे अंतर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आप इस चित्र को देख रहे हैं। दोस्तों इस चित्र में आप पांडुलिपि का नकल करते हुए लिपि को देख सकते हैं। बता रहे इसमें क्या एक लघु चित्र की प्रकृति है, जिसमें एक लिपि किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेमी गुणे 7.1 सेमी है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी-कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चल करके संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे, है ना? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नकल करता हुआ। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ-कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे-मोटे फेर-बदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था,
इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय-समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। दोस्तों, आपको इस चैप्टर में जितने भी इतिहासकार मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे जियाउद्दीन बर्नी हो गया, अल इदरीसी हो गया, और अभी हमने कवि मिन्हाज-उन-सिराज के बारे में पढ़ा। तो इन सब के जो भी लेख हैं उनको आप याद रखिएगा, इनके नाम को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इनके नाम से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। सन 700 और 1750 के बीच हजार वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग-अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह की खान-पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना-जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर-दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं भी मौजूद थी, है ना? दोस्तों, आप यहाँ पे रहट का चित्र देख पा रहे होंगे। इस तरीके से रहट का उपयोग किया जाता था सिंचाई के लिए। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राज, जिनका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग-अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सीख, जाट, अहोम और कायस्थ, लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेत का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनस्पतियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे थे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे-जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बँटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊँचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और, है ना? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तब के समय में भी जो जाति थी, उसके अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग तरीके का दर्जा मिला हुआ था। और ये दर्जा किस चीज़ पे निर्भर करता था कि उसके हाथों में कितनी सत्ता है, उसका कितना प्रभाव है तथा उसका संसाधनों पे कितना नियंत्रण है। आगे कह रहा है इसमें अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने-अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। इससे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था।
लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई पर होती थी, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों क्षेत्र और साम्राज्य। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3 या मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जिनका शासनकाल 1266 से 1287, उनके बारे में बता रहा है कि दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि विभिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। दोस्तों यहाँ पे मानचित्र दिया गया है, मानचित्र 3 इसके बारे में बता रहा है कि मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फिर ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली के सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत कौन कौन से थे। इतिहासकार विजय बयान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं, है ना। दोस्तों यहाँ पे एक बॉक्स में हमें दिया गया पढ़ने के लिए भाषा तथा क्षेत्र। इसको पढ़ते हैं कि क्या इसमें जानकारी मिल रहा है। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजरी, पवारी, गौड़ी, अवधी और हिंदी भी। यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के भाषाओं के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। आगे कह रहा है दोस्तों कि सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको उनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। तो जब हम अध्याय 7 पढ़ेंगे तो देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर पहले इन क्षेत्रों के विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ रहा था। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों पुराने और नए धर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसको पढ़ते हैं। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव है। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण,
और समाज में पुरोहित के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि, है ना। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। दोस्तों यहाँ संरक्षक के बारे में बता रहा है कि संरक्षक किसे कहते हैं? कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, तो उन्हें हम संरक्षक कहते हैं। तो आपने देखा कि ब्राह्मणों के संरक्षक कौन थे? नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे, है ना। तो आपने यहाँ पे शिया और सुन्नी का अंतर देखा कि शिया किसे मानते थे और सुन्नी किसे मानते थे। इस आधार पे आज भी आपको जो मुसलमान होते हैं उनमें आपको शिया और सुन्नी देखने को मिलते हैं। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपराएं चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और साफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है या दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे बता रहा है कि 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, है ना। तो अंग्रेज इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को इस तरीके से बांटा था, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राजा और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी, है ना। तो इस पुस्तक में हम मेडाइवल हिस्ट्री या यूं कहें कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे आपने देखा। इन सारी चीजों को हम लोग इस पुस्तक में पढ़ेंगे और समझेंगे। आगे कह रहा है कि भारत के इतिहास के 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफी भिन्न थी। इसीलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है।
फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कई परिवर्तन हुआ भी नहीं, लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं था। 3000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों की करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव आप देखें कि कहाँ बदलाव हुआ और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर भी नज़र डालकर देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। ना दोस्तों, तो इस तरीके से चैप्टर हमारा खत्म होता है और जो भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको हमने पढ़ा समझा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।